गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एंड जेंडर इक्वलिटी, 1986 की शिक्षा नीति और लिंग समानता। इसमें हम पढ़ेंगे कि इस शिक्षा नीति के अंदर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर ऐसे कौन से पहलू दिए गए जो सीधे तौर पर लिंग समानता के लिए उत्तरदायी थे। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उस पर बात करते हैं। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इज पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एंड रेगुलेट एजुकेशन इन इंडिया। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भारत सरकार के द्वारा बनाई गई। इसलिए बनाई गई, शिक्षा को प्रमोट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए, शिक्षा का संचालन करने के लिए और शिक्षा का विकास करने के लिए। कहाँ पर? भारत के अंदर। द पॉलिसी कवर्स एलिमेंट्री एजुकेशन टू हायर एजुकेशन इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया। ये जो शिक्षा नीति है ये ग्रामीण और शहरी भारत के अंदर शिक्षा के जो सभी स्तर हैं, प्राथमिक स्तर से लेकर हम उच्च शिक्षा तक जाते हैं, उन सभी को इसने कवर किया। इसके अंदर उन सब के लिए प्रावधान दिए गए। द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन 1968। पहली जो शिक्षा नीति थी 1968 में इंदिरा गांधी जी की सरकार के दौरान भारत सरकार ने लागू की। द सेकेंड बाय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इन 1986। दूसरी जो शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार ने, जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लागू की। एंड द थर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2020। और तीसरी जो शिक्षा नीति है जो अब लागू हो चुकी है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लागू किया है। ये शिक्षा नीति के बारे में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब हम बात करते हैं 1986 की शिक्षा नीति की, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर हम आएंगे अपने विषय के ऊपर कि इसमें लिंग समानता के लिए क्या दिया गया है। इन 1986 द गवर्नमेंट लेड बाय राजीव गांधी इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। राजीव गांधी जी की सरकार ने एक नई शिक्षा नीति को इंट्रोड्यूस किया भारत के अंदर। The new policy called for special emphasis on the removal of disparities and to equalize educational opportunity। ये इसका जो मेन थीम था, जो जिसके ऊपर ये बेस्ड थी, जिस पर ये आधारित थी, वो यही था कि जो विभिन्नताएं हैं उनको हटाना और शिक्षा के अंदर समान अवसरों को स्थापित करना या पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। Especially for Indian women, scheduled tribes and scheduled caste communities। और किसके लिए था? महिलाओं के लिए, जो हमारे एससी कैटेगरी के लोग हैं और जो हमारे एसटी कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए इसके अंदर विशेष बल दिया गया। तो इस उपविषय में विशेष तौर पर हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी, जो महिलाओं लिंग समानता के लिए विशेष तौर पर इसके अंदर जो दी गई थी। To achieve such a social integration, the policy called for expanding scholarships, adult education, recruiting more teachers from SCs, incentives for poor families to send their children to school regularly। इस जो लक्ष्य था इसको प्राप्त करने के लिए सॉरी, इस पॉलिसी में कई सारे प्रावधान दिए गए। जैसा पहला था कि छात्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जाए, एक्सपेंडिंग स्कॉलरशिप्स। दूसरा, अडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तीसरा, रिक्रूटिंग मोर टीचर्स फ्रॉम एससीज, शेड्यूल कास्ट जो श्रेणियां हैं, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, उनमें से अध्यापकों की नियुक्ति करना, क्योंकि उस समय स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं थी एससी कैटेगरीज की। incentives for poor families to send their children to schools regularly। गरीब परिवार अपने बच्चों को नियमित तौर पर विद्यालय भेजें, उसके लिए उनको इंसेंटिव्स जो हैं वो देने की बात कही गई। जैसे अब मिड डे मील एक इंसेंटिव के तौर पर दिया जाता है, बच्चों को मुफ्त में पुस्तकें दी जाती हैं, लड़कियों को साइकिलें प्रदान की जाती हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें हैं। उनको पर मंथ एससी और एसटी को जो है वो कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। तो वो इंसेंटिव देने की बात जो है वो
कही गई। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोवाइडिंग हाउसिंग एंड सर्विसेज, नए संस्थानों की स्थापना करना, वहां पर जो आवासीय सुविधा है वो प्रदान करने की और सेवाएं प्रदान करने की इसमें बात कही गई। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कॉल्ड फॉर ए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच इन प्राइमरी एजुकेशन एंड लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड टू इम्प्रूव प्राइमरी स्कूल नेशन वाइड। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसको बाल केंद्रित जो उपागम था उसको अपनाने पर बल दिया गया और विशेष तौर पर यह प्राथमिक शिक्षा के अंदर दिया गया कि जो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया है उसके अंदर केंद्र में कौन होना चाहिए, बालक होना चाहिए। हमारा कंटेंट या अध्यापक या बाकी व्यवस्थाएं जो अवांछनीय हस्तक्षेप रहता है जिनका, वो नहीं होना चाहिए। बालक को केंद्र में लेकर शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए प्राथमिक शिक्षा के स्तर को राष्ट्रीय स्तर पर सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो लॉन्च किया गया। द पॉलिसी एक्सपेंडेड द ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम विद द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। मुक्त विश्वविद्यालय जो व्यवस्था थी उसको बढ़ाने की इस पॉलिसी में बात की गई और इसके तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना की गई 1985 के अंदर। द पॉलिसी आल्सो कॉल्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ द रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। इस पॉलिसी में ग्राम आधारित जो ग्रामीण विश्वविद्यालय है वो खोलने की बात की गई जो पूरी तरह महात्मा गांधी जी के दर्शन पर आधारित होने थे। To promote economic and social development at the grassroots level in rural India, 1986 education policy expected to spend 6% of GDP on education. ये जो महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी की विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गई वो किस लिए की गई कि जो ग्रास रूट लेवल है, भारत का जो ज्यादा जनता जहां रहती है, जिसको भारत को एक ग्रामीण, गांधी जी ने तो गांवों का देश भी कहा था, ग्रामीणों का देश कहा था, तो उन्होंने कहा कि जो ग्रास रूट लेवल है जहां ग्रामीण लोग रहते हैं वहां पर विकास किया जा सके। और वो विकास कैसा होगा? आर्थिक विकास होगा, वो सामाजिक विकास होगा। और वो कब संभव होगा? जब हम कुछ ग्रामीण विश्वविद्यालय जो है वो खोलेंगे। और इस पॉलिसी में संपूर्ण भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, उसका 6% खर्च करने की बात कही गई, जो कि एक काफी बड़ा आंकड़ा था। अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी में जेंडर इक्विलिटी के लिए क्या क्या कमिटमेंट्स दिए गए। सबसे पहला है इक्विलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा में समानता का अवसर की जो बात है वो सबसे पहली बात कही गई। ये कमिटमेंट पहला था इस पॉलिसी के अंदर। टू प्रमोट इक्विलिटी इट विल बी नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, नॉट ओनली फॉर असेस बट आल्सो इन द कंडीशंस ऑफ सक्सेस। दो चीजें इन्होंने कही है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की जो समानता है वो दो तरीके से होनी चाहिए। पहला है पहुंच, विद्यालय हो, नामांकन हो और विद्यालय के अंदर बालक या बालिका या जो भी पात्र है उसके लिए योग्य है, उस आयु में आ गया है जिसको ये शिक्षा देनी है, उसको असेस में होनी चाहिए, पहुंच में होनी चाहिए। और सिर्फ असेस नहीं, आगे भी इसके अंदर जोड़ा गया आल्सो इन द कंडीशंस फॉर सक्सेस। पहली कक्षा में दाखिला दे दिया तो उसको सक्सेस भी करवाना है। और हमारा टारगेट क्या है? वो 5वीं कक्षा है, वो 8वीं कक्षा है या वो 10वीं कक्षा है, वहां तक उस बालक को जिसने दाखिला लिया है पहली कक्षा में उसको वो शिक्षा पूर्ण करवाना भी इसका एक उद्देश्य था। बिसाइड्स अवेयरनेस ऑफ द इनहेरेंट इक्वलिटी ऑफ ऑल विल बी क्रिएटेड थ्रू द स्पेक्ट्रम ऑफ कोर करिकुलम। ये जो समानता की बात थी, इसको पैदा करने के लिए कोर करिकुलम, एक मूल पाठ्यक्रम जो है वो तैयार किया गया। उसको तैयार करने के लिए प्रयास किए गए। द पर्पस इज टू रिमूव प्रेजुडाइसेस एंड कॉम्प्लेक्सेस ट्रांसमिटेड थ्रू द सोशल इन्वायरमेंट एंड द एक्सीडेंट बाय बर्थ। इसका उद्देश्य क्या था पाठ्यक्रम को बदलने का? एक तो जो पूर्वाग्रह चल रहे थे, धारणाएं चल रही थी, लड़कियों की शिक्षा अनिवार्य नहीं है, इस जाति विशेष की शिक्षा अनिवार्य नहीं है,
इस लेवल तक की शिक्षा ही दी जानी चाहिए। और दूसरा क्या था कि सामाजिक वातावरण और किस लिंग में जन्म लेना है ये हमारे बस की बात नहीं होती, ये परमात्मा करता है। किसने लड़का पैदा होना है, किसने लड़की पैदा होनी है, किस माता के गर्भ से कौन सा बच्चा पैदा होगा, ये परमात्मा निर्धारित करता है, या हमारा जो माता और पिता के जो गुण सूत्र हैं वो जब मिलते हैं उससे निर्धारित होता है। तो इन तीन चीजों ने समाज के अंदर बड़ा अव्यवस्था कर रखी थी लिंग समानता के क्षेत्र में। पहला था पूर्वाग्रह, उनको मिटाना। दूसरा सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक वातावरण को ठीक करना। और तीसरा किस लिंग में जन्म हुआ है इस तरह की धारणा कि लड़कियों के लिए पढ़ाई अनिवार्य नहीं, इस धारणा को चैलेंज करना इसका उद्देश्य था। दूसरा, प्रायोरिटीज ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स, शिक्षा के अंदर सुधार को प्राथमिकता देना इसका दूसरा उद्देश्य था, दूसरा कमिटमेंट था इस पॉलिसी। The nation as a whole assumes the responsibility of providing research support for implementing programs of educational transformation, reducing disparities, universalization of elementary education, adult literacy, scientific and technological research, etc. इस पॉलिसी के अंदर कहा गया कि राष्ट्र के अंदर हम कुछ ऐसी रिसर्च सपोर्ट जो है वो तैयार करें जो शिक्षा के अंदर जो नवाचार है, जो नई चीजें हैं, जो बदलाव आने हैं उनको वो लागू करें। और ये जो नवाचार है वो किस लिए होंगे? रेड्यूसिंग डिस्पैरिटीज, जो असमानताएं हैं उनको कम करने के लिए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है उसके लिए। प्रौढ़ साक्षरता के लिए। वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के लिए। इसके लिए प्रायोरिटीज ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात कही गई कि कुछ शिक्षा के अंदर सुधार लेकर आए, कुछ बॉडीज फॉर्मुलेट की जाएं जो निरंतर प्रयासरत रहें, जो निरंतर रिसर्च करती रहें कि किस तरह से वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। विशेष तौर पर इन एरियाज के अंदर जो हमने की है, पहला है रेड्यूसिंग डिस्पैरिटी, असमानता खत्म करना। सार्वभौमिकता जो है शिक्षा की उसके लिए। प्रौढ़ साक्षरता के लिए। वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के लिए। तीसरा कमिटमेंट क्या था? लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, जीवन पर्यंत शिक्षा की बात कही गई। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इज ए चेरिश्ड गोल ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। जीवन पर्यंत जो अधिगम है या शिक्षा है वो शिक्षा का एक अहम उद्देश्य होता है। इट प्रीसुपोज्ड यूनिवर्सल लिटरेसी। Opportunities will be provided to the youth, housewives, agricultural and industrial workers and professionals to continue the education of their choice at their own pace. इसका उद्देश्य क्या था कि इन लोगों को शिक्षा के अवसर दिए जाएं। किसको? यूथ को, युवाओं को। हाउसवाइफ्स, जो घर में रहती हैं महिलाएं, उनके लिए। कृषि और औद्योगिक जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए। और उसके साथ साथ कुछ व्यावसायिक लोग हैं जो अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं, जो अपने काम या रोजगार के साथ या अपने नित्य कर्मों के साथ अगर वो पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनको अपनी गति के साथ सीखने का जब हम अवसर देंगे कि वो काम भी कर लें और पढ़ते भी रहें, इसके लिए लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको लागू करने की बात कही गई। द फ्यूचर थ्रस्ट विल बी द डायरेक्शंस ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। उन्होंने कहा कि भविष्य की जो है वो आवश्यकता है कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा जो है उसको लागू किया जाए। अगला है एजुकेशन फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए शिक्षा। द नेशनल पॉलिसी 1986 lays special emphasis on the removal of disparities and to equalize educational opportunity by attending to the specific needs of those who have been deprived of so far. 1986 की शिक्षा नीति जो थी उसने विशेष बल दिया इस पर कि जो शिक्षा के अंदर या समाज के अंदर विभिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं नहीं, असमानताएं हैं, उनको मिटाया जाए और विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र से मिटाया जाए और उन लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए जो लोग अब तक किसी न किसी तरीके से पिछड़े रहे, इन चीजों से, शिक्षा के अवसरों से पिछड़े रहे। इस एजुकेशन फॉर इक्वलिटी के तहत कुछ चीजें इसके अंदर दी गई हमारी पॉलिसी में। पहला था एजुकेशन फॉर विमेन्स इक्वलिटी, महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा। इस पॉलिसी में क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया? पहला, स्टेटस ऑफ विमेन, महिलाओं का स्तर। एजुकेशन विल बी यूज्ड एज एन एजेंट ऑफ बेसिक चेंज इन द स्टेटस ऑफ विमेन। इस पॉलिसी में कहा गया
कि शिक्षा को हम एक मुख्य एजेंट के रूप में प्रयोग में लेके आए जो महिलाओं के स्तर को सुधार सके। 1986 की महिलाओं में और 2020 की महिलाओं में आप अंतर देख लीजिए। शिक्षित महिलाओं ने किस तरह से समाज में अपनी जगह बनाई है, और वो केवल और केवल संभव हो पाया है शिक्षा के द्वारा। समाज में कुछ धारणाएं बदली हैं, वो केवल संभव हो पाया है शिक्षा के द्वारा। तो इस जो स्टेटमेंट उस पॉलिसी में दी गई थी उसने काफी हद तक इसमें काम किया, परंतु अभी भी जो मुख्य लक्ष्य है उसको पाना बाकी है। तो पहला क्या था कि महिलाओं के स्तर में सुधार लाना, और वो कौन लेकर आएगा? शिक्षा को एक एजेंट के रूप में हम प्रयोग में लेकर आए कि वो महिलाओं के स्तर के बारे में जन धारणा को परिवर्तित करे। दूसरा, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात भी इसके अंदर कही गई। द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन विल प्ले ए पॉजिटिव रोल इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, कि राष्ट्रीय शिक्षा का जो व्यवस्था है, प्रक्रिया है, वो क्या करे? महिलाओं के सशक्तिकरण में एक सकारात्मक भूमिका अदा करे। वो कैसे होगी? इट विल फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैल्यूज थ्रू रीडिजाइंड करिकुला। पहला तरीका क्या बताया गया कि महिलाओं की जो महिलाओं के प्रति जो एक धारणा है, जिसको हम वैल्यू सिस्टम कहते हैं, हमारे मूल्य कहते हैं, हमारी संस्कृति का नाम दिया जाता है, हमारी परंपराओं का नाम दिया जाता है, उसको बदलना। और वो बदलाव कैसे होगा? पाठ्यक्रम में बदलाव लाकर। दूसरा, टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकों में बदलाव लेकर आया जाए। तीसरा, द ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ टीचर्स, अध्यापकों का प्रशिक्षण जो है वो इस तरीके से किया जाए। अब ये जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर पढ़ रहे हैं बच्चे, जो छात्राध्यापक है, छात्राध्यापिकाएं हैं, ये इसीलिए दिया गया है कि महिलाओं के प्रति जो सोच है, लिंग विशेष के प्रति एक सोच है, जो मेल डोमिनेंस है, उसको कहीं ना कहीं चैलेंज किया जा सके और एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके, विशेष तौर पर जो फेमिनिज्म है उसके लिए। डिसीजन मेकर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो निर्णय लेने वाले लोग हैं और जो प्रशासक हैं, उनके अंदर भी हम इस तरह की वैल्यू पैदा करें। एंड द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और जो शिक्षक संस्थाएं हैं वो इसके अंदर सक्रिय भूमिका निभाएं। तो जो महिलाओं का सशक्तिकरण है, पाठ्यक्रम में बदलाव लाकर, मूल्यों में बदलाव लाकर, पाठ्य पुस्तकों को बदलकर, अध्यापकों के प्रशिक्षण में बदलाव लाकर, जो निर्णय लेने वाले लोग हैं, जहां से पॉलिसी बनती है, जहां से पॉलिसी लागू होती है, और उसके बाद जो प्रशासक उसको लागू करते हैं, उनकी धारणाओं में बदलाव लाकर, और शिक्षण संस्थाओं के अंदर हम ऐसा वातावरण तैयार कर हम ये कर सकते हैं। ये इस पॉलिसी में कहा गया। नेक्स्ट, विमेन स्टडीज, महिलाओं पर जो अध्ययन की बात कही गई। Women's studies will be promoted as a part of various courses, and educational institutions will be encouraged to take up active programs to accelerate the pace of women development. महिलाओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विमेन स्टडी सेंटर्स खोलने की बात कही गई, कि जो शिक्षण संस्थान है वो ऐसे पेपर, ऐसे कोर्सेज या विशेष तौर पर कुछ रिसर्च जो गतिविधियां हैं फंडेड जो होती हैं वो लागू की जाए, ताकि हम महिला विकास की जो प्रक्रिया है उसको और ज्यादा तेज कर सके। चौथा, रिमूवल ऑफ विमेन्स इलिटरेसी, महिलाओं में फैली हुई जो निरक्षरता थी उसको हटाने की बात कही गई। द रिमूवल ऑफ इलिटरेसी ऑफ विमेन एंड ऑब्स्टेकल्स इनहिबिटिंग देयर एक्सेस टू एंड रिटेंशन इन सेंचुरी एजुकेशन विल रिसीव टॉप प्रायोरिटी through provision of special support services, setting of time target and effective monitoring. इसमें क्या था? ये कहा गया कि महिलाओं में जो निरक्षरता है या उनको साक्षर होने में जो बाधाएं आती हैं उनको हटाने की बात कही। और वो कैसे हटाने की बात कही गई? उन्होंने 2-3 चीजें इसके अंदर बताई। पहला था कि असेस और रिटेंशन। असेस है शिक्षा तक पहुंच, क्या सभी बालिकाएं विद्यालय में दाखिल हो रही हैं, उनके पहुंच में है विद्यालय। दूसरा, अगर बालिका विद्यालय में दाखिल हो जाती है तो वो कितने समय तक वहां पर बनी रहती है। रिटेंशन, पहली कक्षा में दाखिला लिया, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, क्या वो 10 की 10 कक्षा पास कर सकी, या वो पहले ही विद्यालय छोड़ गई, ड्रॉप आउट हो गई, इसको देखना है। तीसरा चीज इन्होंने कहा, स्पेशल सपोर्ट सर्विसेज, हमें प्रावधान करना पड़ेगा विशेष सहायक सेवाओं का। बालिका किस काम के लिए घर पे रखी जाती है? चाइल्ड रियरिंग, बालकों के देखभाल के लिए,
खेत के कामों के लिए, या कुछ और काम हो सकते हैं, सामाजिक सोच के लिए लड़कियों को नहीं पढ़ाना, इस तरह की कई धारणाएं, तो उनको बदलने के लिए स्पेशल सपोर्ट सर्विसेज लॉन्च करने की बात कही गई। अगला है सेटिंग ऑफ टाइम टारगेट, समय आधारित जो हमारे टारगेट हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं वो फिक्स किए जाए। इन 2 सालों में ऐसा कर लेंगे, अगले 2 सालों में ये हो जाएगा, अगले 2 सालों में ये हो जाएगा। एंड इफेक्टिव मॉनिटरिंग, सिर्फ इतना ही नहीं करना कि सपोर्ट सर्विस दे दी और टारगेट सेट कर लिया, उसको हमने मॉनिटर भी करना है, उसका हमने मूल्यांकन भी करना है, उसको हमने जज भी करना है, ताकि हम उसको इफेक्टिवली लागू कर पाए, इसके अंदर जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे वो प्राप्त कर पाए। 5वां है विमेन्स पार्टिसिपेशन इन टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। ये 2 एरिया जो थे 1986 का, अभी भी मेरा मानना है कि अगर हम लड़कियों की इसके अंदर भागीदारी को देखें तो वो बहुत कम है। मेजर थ्रस्ट विल बी प्लेस्ड अपॉन विमेन्स पार्टिसिपेशन इन टेक्निकल वोकेशनल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज एट डिफरेंट लेवल्स। सबसे ज्यादा आवश्यकता किस बात की बताई गई? महिलाओं की भागीदारी की। किसमें? तकनीकी क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में। इन 2 तरह के जो कोर्सेज थे उनके अंदर प्रत्येक स्तर के ऊपर, चाहे वो 10th के बाद आता है या 10th में आता है, या वो डिग्री जो हमारी यूजी डिग्री होती है, या हम जिसको स्नातक कहते हैं उसमें, या स्नातकोत्तर जिसको कहते हैं पीजी डिग्री, उसके अंदर सभी स्तरों के अंदर हमें उनकी जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, उसको बढ़ाने की बात कही। द पॉलिसी ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन विल बी pursued vigorously to obliterate sex stereotyping in vocational and professional education courses। एक स्टीरियोटाइप चल रहा था, एक मतलब मैं क्या कहूँ, रूढ़िवादिता चल रही थी कि लड़के ये कोर्स कर सकते हैं, लड़कियां ये कोर्स कर सकती हैं, तकनीकी कोर्स लड़कियों के लिए अच्छे नहीं होते, व्यावसायिक कोर्स लड़कियों के लिए अच्छे नहीं होते, वो तोड़ने की बात कही। इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म किया जाए। बिसाइड्स देयर पार्टिसिपेशन will be promoted a non-traditional occupations and emergent technologies। इस पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना, नॉन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस और नई जो तकनीकी आ रही है, जो पहले से हमारे पास जो व्यवसाय हैं महिलाओं के पास, उनसे हटके उनको व्यवसायों में प्रशिक्षण देना और नई तकनीकियों को ज्ञान देना, ये भी इसका उद्देश्य था। द मेन फोकस in this regard is to equalization of SC's population with the non-SC's population। हर स्तर पर, हर लेवल पर, हर एरिया में जो SC पॉपुलेशन है उसको नॉन SC पॉपुलेशन के समान लाना इसका उद्देश्य था। जैसे इन्होंने 4 डायमेंशन लिए, रूरल मेल, रूरल फीमेल, अर्बन मेल, अर्बन फीमेल। उसके बाद आता है अडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, प्रौढ़ और जो सतत शिक्षा है उसकी बात कही गई। द 1986 पॉलिसी ऑन एजुकेशन provides the following in this regard: strengthening the existing programs, keeping in view the national goals such as elevation of poverty, national integration, environmental conservation, energization of cultural creativity of people, observance of small family norms, promotion of women's equality, etc। जो पहले से कार्यक्रम चल रहे थे उनको स्ट्रेंथन करना इसका उद्देश्य था। और वो क्या क्या थे? गरीबी को हटाना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, जो सांस्कृतिक सृजनात्मकता है लोगों की उसको और ज्यादा बढ़ावा देना, ताकि हर व्यक्ति अपने संस्कृति का बढ़ावा कर, उसको प्रचार कर सके, प्रसार कर सके, विकास कर सके। छोटे परिवार के जो नियम हैं उनको लागू करवाना और उसके साथ साथ महिला समानता को लागू करवाना। रिगार्डिंग मास लिटरेसी प्रोग्राम्स, द पॉलिसी आउटलाइंस द फॉलोइंग। जो जन साक्षरता के कार्यक्रम थे उसके बारे में इस पॉलिसी में क्या कहा गया? कमिटमेंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, mass media and educational institutions of mass literacy programs of diverse nature। पहला, केंद्र और राज्य सरकार, राजनीतिक दल, मास मीडिया, जनसंचार के साधन और शैक्षिक संस्थान जो हैं वो जन साक्षरता के कार्यक्रमों को लागू करना, कामयाब करने के प्रति दृढ़ संकल्प हो। दूसरा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट्स, यूथ, वॉलंटियर एजेंसीज, एम्प्लॉयज एटसेट्रा इन दिस प्रोग्राम।
सरकारें हो गई, उसके बाद अध्यापक, विद्यार्थी, युवा और जो स्वैच्छिक संस्थान हैं और उसके साथ साथ जो कर्मचारी हैं वो भी इस कार्यक्रम में अपना योगदान दें। ये इस पॉलिसी के अंदर कहा गया, जो प्रौढ़ शिक्षा और सतत शिक्षा की बात कही गई उसके अंदर। कॉन्क्रीटेड एफर्ट टू harness various research agencies to improve the pedagogical aspect of adult literacy। प्रौढ़ शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था उसके विभिन्न पहलुओं को फिर से एनरिच करने के लिए, बदलने के लिए, उसको ज्यादा सार्थक बनाने के लिए जो अनुसंधान की एजेंसीज हैं, संस्थाएं हैं, उनको कार्य करने के लिए इसमें निर्देशित किया गया। अवेयरनेस अमंग द लर्नर अपॉन लिटरेसी, फंक्शनल नॉलेज, स्किल्स एंड सोशो इकोनॉमिक रियलिटी इन द मासेस लिटरेसी प्रोग्राम। जो मास लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं, जन साक्षरता के जो कार्यक्रम हैं, उसमें किन किन चीजों को बढ़ावा देने की बात कही गई। पहली साक्षरता, दूसरा फंक्शनल नॉलेज, हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शनल नॉलेज का मतलब हम साक्षरता में अगर हम जोड़ते हैं पढ़ना लिखना, ये वाली जो चीजें हैं ये आती हैं। और उसके बाद आता है स्किल्स, कौशल, और फिर सोशो इकोनॉमिक रियलिटी की बात आती है, सामाजिक आर्थिक जो वास्तविकता है वो क्या है, इस पर बल दिया। तो ये था हमारा टॉपिक, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन रिलेशन टू जेंडर इक्वलिटी। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।